बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान महमूद। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट बुक के अंदर हमने जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का हम ये सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेट करेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसको कैसे हम देखते हैं, ये कहाँ पर अप्लाई होती है, इस सारे प्रोसीजर को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो स्टूडेंट्स, वो हमेशा रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट होती है। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है और रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। आपने फर्स्ट बुक के चैप्टर 8 में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के मुतल्लिक भी बात की और फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के मुतल्लिक भी बात की। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की भी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फर्ज करें आपके पास, जब मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो मेरे जहन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने लास्ट टाइम जो पिछली बुक के अंदर हमने फार्मूला लिखा वो कुछ इस तरह से था। जी स्टूडेंट्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से शो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स एंड एक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to n। एक्स जो है ये आपके बायनोमियल प्रोसेस का सक्सेस को शो करता है कि आपने जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट किया है उसमें कितनी सक्सेसेस आपके सामने आती हैं। ऑब्वियसली बायनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सर्टन प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हमने ये देखा कि उसमें प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ट्रायल टू ट्रायल। हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो सेम होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की हमने ये ऑब्जर्व की थी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स हों। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि आपके पास हर ट्रायल का जो रिजल्ट निकलेगा या तो वो रिजल्ट फेलियर में काउंट होगा या फिर वो रिजल्ट सक्सेस होगा आपका। और चौथा हमने ये देखा था कि ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इन ट्रायल्स को मद्देनजर रखकर, इस एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखकर हमारा एक्स रैंडम वेरिएबल जनरेट होता है और वो रैंडम वेरिएबल जो है वो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये है हमारा बायनोमियल फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम इसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को प्लग इन करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज निकलती आएंगी डिफरेंट सक्सेसेस की। मसलन मैं अगर x की जगह पर 0 रखता हूं तो मेरे पास 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। x की जगह पर 1 रखूंगा तो 1 2 3, इस तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। हमें यह भी बात जहन में रखनी है कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हुए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स थे? एन और पी। ये दो पैरामीटर्स थे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। इन दोनों पैरामीटर्स की मौजूदगी में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आती थी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। और रैंडम वेरिएबल याद रखना है कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार बड़ा आसान था कि एक हमारे पास फार्मूला होता है, हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उस फार्मूले में पुट करते हैं। जैसे ये फार्मूला है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आप इसमें पुट करें, आपके पास जो है उस रैंडम वेरिएबल की उस स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब अगर फर्ज करें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखें, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है। मसलन आपके पास जो है f of x इज इक्वल टू 1/2x, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक। सपोज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन की शक्ल जरा चेंज होती है। कैसे होती है? मसलन आपके पास ये है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन और इसमें आपके पास 0 से 1 तक यानी कि इस रेंज के दरमियान ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड होता है।
जबकि बायनोमियल में ऐसा नहीं था। बायनोमियल में क्या था, रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं थी, एक्स की सेपरेट वैल्यूज थी, आइसोलेटेड वैल्यूज थी। उन आइसोलेटेड वैल्यूज के मुकाबले में आपके पास ये फंक्शन पड़ा हुआ था और उन आइसोलेटेड वैल्यूज की वैल्यूज को पुट करके हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। जबकि यहां पर क्या था, फंक्शन आपके पास गिवन है और इसके साथ उसकी एक रेंज दी हुई है। जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल में डील करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की एक रेंज होती है, रैंडम वेरिएबल की रेंज होती है, उस रेंज के मुताबिक उसकी फंक्शन की वैल्यू होती है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऐसे नहीं निकाली जा सकती जैसे हमने ऊपर वाले फार्मूले में निकाल सकते हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं होगा कि x की जगह पर 0 निकलेगा तो 0 की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, 1 निकलेगा तो 1 की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जब हम बात करेंगे तो उस वक्त प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए आपको याद हो कि हम एरियाज मालूम करते थे। एरियाज को फाइंड आउट करने के बाद हम प्रोबेबिलिटीज निकालते थे और एरियाज के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, ये फर्ज करें ये 0 है, इस पर पुट करते हैं, फिर 1 को इसमें पुट करते हैं, फिर उसके बाद एक डायग्राम बनाते हैं और वहां से हम एरिया लोकेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। बुनियादी तौर पर जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन अटैच होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस की थी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जो टोटल एरिया होता है वो 1 होता है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कोई भी हो उसको हम जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। आप यूं कह लें कि इस केस में ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और ये वाला जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमारा जो ये वाला जो टॉपिक जो चल रहा है नॉर्मल का, ये इसका जो मेन कंसर्न है वो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इसमें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो है एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मल प्रोसेस से जनरेट होता है और उस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन यूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन को यूज करने के बाद हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब देखें आपके पास जो है ये मैंने दो डिस्ट्रीब्यूशंस रखी हैं, एक डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट में मैंने आपको बताया इंडिविजुअल वैल्यूज अलग-अलग होंगी, जबकि कंटिन्यूस में आपको इंटरवल की शक्ल में वैल्यूज दी जाएंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, वैल्यूज को पुट करें, प्रोबेबिलिटीज आपके सामने फार्मूले में। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकाकार ये नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको एरियाज को लोकेट करना पड़ता है और एरियाज अगर आपके पास मौजूद हो इजीली जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चूंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप कर रहे हैं, जैसे ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मैं आ रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, वो इस तरह से आता है जी, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स आपके पास जो है वो 1 सिग्मा 2 पाई ई रेज टू पावर -12 x माइनस म्यू स्क्वायर, और x की जो रेंज है दैट इज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब देखें आपके पास रेंज x की डिफाइन होना जरूरी है कि x कौन सी वैल्यूज गेन कर सकता है। डिस्क्रीट के अंदर x की वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस के अंदर इस केस के लिए ये जो स्पेसिफिक केस है 0 से 1 तक इसकी रेंज है, और यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी चूंकि डेंसिटी फंक्शन है इसकी रेंज जो है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक है। अब ये वाला जो सिलसिला है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपकी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की डेंसिटीज को फाइंड आउट करता है, वो आपके नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है, बुनियादी तौर पर जब भी कोई हमारे पास डेंसिटी फंक्शन हो और आपसे उस डेंसिटी फंक्शन को देकर उस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी मांगे तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम उस कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल की किसी भी रेंज के दौरान।
याद रखना है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो एक सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गेन करता, बल्कि वो वैल्यू जो है वो किसी रेंज के दरमियान, किसी इंटरवल के दरमियान कंसिडर की जाती है। मसलन अगर मैं कहूं कि किसी पर्सन की एज जो है वो एग्जैक्टली 50 ईयर्स है, तो आई विल बी रॉन्ग टू से ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वो इस चीज को परमिट नहीं करता कि आप उसको कहें कि उसकी एज एग्जैक्टली 50 ईयर्स है। यू कैन से कि उसकी एज जो है 50 टू 51 के राउंड अबाउट है, 50 एंड 50 के हाफ राउंड अबाउट है, 49 टू 50 के राउंड अबाउट है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू गेन करना जो है 50 ईयर्स की वो इम्पॉसिबल है न्यूमेरिकली भी। मसलन अगर मेरी एज जो है फॉर 48 ईयर्स है, तो 48 ईयर्स अगर मेरी एज कहते मैं आपसे कहूं कि मेरी एज 48 ईयर्स है, तो 48 ईयर्स कहते हुए भी वो एज जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यू प्रोसेस के तहत चल रही है। सो किसी एक जगह पर आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में किसी एक जगह पर नहीं टिकते। इसके लिए आप देखें, आपके पास जो है, जब मैंने कंटिन्यूस की बात की है, तो ये वाला आपकी रेंज, इसकी रेंज, यहां पर ये इसकी रेंज आ गई, यहां पर इसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो ये आ गया। और मैंने आपको बताया कि डेंसिटी फंक्शन की जब भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो इंटीग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। उसका थोड़ा सा आइडिया ले लें, इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। मसलन मैंने अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक के लिए मैं यूं करूंगा कि ये है मेरे पास इंटेग्रल ऑफ 0 to 1, साथ में ये वाला जो फंक्शन है आपके पास 1/2 x d ऑफ x, ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एरिया। सो जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो हम प्रोबेबिलिटीज को इन टर्म्स ऑफ एरिया कैलकुलेट करते हैं। वो एरियाज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान जो इंटरवल आपके पास दिया हुआ है, आप उस इंटरवल के दरमियान उस वैल्यू को आप इंटीग्रेट कर लें, तो आपका आंसर जो है वो आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू के दरमियान आपका वो जो एरिया दे देगा, वही एरिया जो है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया मालूम करने के लिए या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए भी हम कुछ टेबल यूज करते हैं, वो हम आगे चलकर अगले लेक्चर्स के अंदर उन टेबल्स को भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आपने जो बात जहन में रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास जो है उसका भी एक पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन होता है। उस पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। वो डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज किया जाता है कि हम उसको इंटीग्रेट करके उसके बाद हम अपने एक रिक्वायर्ड इंटरवल में वो वैल्यूज जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर, ये फर्ज करें ये आपके x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। अगर मैं इसका टोटल एरिया मालूम करना चाहूं इसके लिए, तो मेरा एरिया टोटल इस तरह से निकल आएगा। इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एरिया आ जाएगा -∞ से +∞, और साथ में ये वाला फंक्शन जो है 1/σ 2 पाई e⁻⁻½ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर, और साथ में ये वाला जो है dx, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना इट्स वेरी टफ टाइम, इट विल गिव वेरी टफ टाइम कि आप इसको इंटीग्रेट करें। इसीलिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करने के बजाय हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ टेबल्स अवेलेबल होते हैं, हम उनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो टेबल्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। वो उसके हम अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये बात जहन में रहे कि जब भी एरियाज मालूम किए जाते हैं बुनियादी तौर पर वो प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो स्पेसिफिक वैल्यूज के दरमियान रैंडम वेरिएबल जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है उसको यूज करके हम यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसके अंदर जो चीज़ें अपीयर हो रही हैं उन चीज़ों का मायने क्या क्या है, उसमें हम चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी, अब नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन जो अभी हमने देखा था कि डिफरेंट डेंसिटी फंक्शंस के मुकाबले में नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो -∞ से +∞ चलती है। उसकी इक्वेशन मैंने लिखी थी, उस इक्वेशन को थोड़ा सा डिटेल से अब हम चेक करते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इफ x is a normal random variable then its probability density function is given by f of x is equal to 1/σ 2 pi e raised to power -½ x minus mu over sigma square. x ranges from -∞ to +∞, यानी कि
इस डेंसिटी फंक्शन में आप देखें कि x की वैल्यू की रेंज भी गिवन है और साथ में ये वैल्यूज गिवन है। यहां पर जो डिफरेंट वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है देखें। म्यू जो है वो मीन ऑफ x है, यानी कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो मीन है वो म्यू है। s जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। अब म्यू की रेंज जो है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। म्यू बेसिकली वो भी -∞ से +∞ तक होता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, एंड यू वेरी वेल नो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर ये लिख लेना, सिग्मा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज भी याद रखनी है। फिर तीसरी चीज जो है वो है पाई, 22/7। पाई जो है ये हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर अक्सर पाई का वर्ड यूज करते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो 3.141519 है। ई जो है वो आपके पास लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम की बेस है जिसको हम ई बोलते हैं। यहाँ पर 2.7182 ये भी एक कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखें यहाँ पर ये पाई नजर आ रहा है और यहाँ पर ये ई नजर आ रहा है। यहाँ पर ये वाली दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। f of x shows the ordinate at x is equal to small x। f of x क्या शो करता है? हाइट ऑफ द कर्व को शो करता है। जिस तरह कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बुनियादी तौर पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं, मसलन मैं अगर x की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास जो होगा, सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए याद रखना है इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है आमतौर पर यूं। आपको याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर 4 में मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की थी। उस मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे। कार्टेसिस वाला चैप्टर था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाला चैप्टर, जिसमें मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेटिकर्टिक थी, एक लेप्टोकर्टिक थी, एक मेसोकर्टिक थी। आपने वहां पर यह ऑब्जर्व किया था कि व्हेन β2 is equal to 3 then the distribution is mesokurtic and the other name of the mesokurtic distribution is normal distribution। ये बुनियादी तौर पर जो मैंने कर्व बनाई है ये मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है, या इसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये कर्व बनती कैसे है? बुनियादी तौर पर होता ये है कि यहां पर x की वैल्यूज चलती हैं, ये वाली x की वैल्यूज अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग बुनियादी तौर पर f ऑफ x की वैल्यूज चलती हैं। अब f ऑफ x क्या है? f ऑफ x ये वाली वैल्यूज है। आप x की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर पुट करते जाएं। अगर आपको म्यू का और सिग्मा का पता है, यानी कि मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपके पास मौजूद है, आपके पास दोनों वैल्यूज, और तो आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास f ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज निकलती आएंगी। और जब आप वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो आपकी कर्व जो है वो इस तरह से बनेगी। तो ये वाली प्लॉटिंग कर्व जो है, फर्ज करें x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू आप लें, उस स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट जो है ये एक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये एक लाइन लगा सकते हैं। x की कोई भी दूसरी वैल्यू लें, उसमें ये एक लाइन लगा सकते हैं। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान जितना भी एरिया होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी दे देगा। और ये वाली जो दो लाइनें आपने निकाली हैं, ये दोनों, इन दोनों को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, यानी कि हाइट्स का आपको पता चल जाएगा। जब आप इस x की हाइट मालूम करना चाहते हैं तो ये निकल आएगी, इस x की हाइट ये निकलेगी, और x की हाइट के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो यूज किया जाता है। दूसरे लफ्जों में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला है वो एक्चुअली ऑर्डिनेट्स या हाइट्स को मालूम करने के लिए किया जाता है, और उन हाइट्स के दरमियान जो है जितना भी एरिया होगा वो आपको उन स्पेसिफिक x वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज के मतलब बता देगा। यानी कि उन हाइट्स के दरमियान जितना भी एरिया कवर होगा वो उन दो x वैल्यूज के दरमियान प्रोबेबिलिटीज को कंसीडर करेगा। हम इसको आगे डिटेल से जाकर भी करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग यहां पर चूंकि ऑर्डिनेट का वर्ड आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनेट बुनियादी तौर पर किसी एक पॉइंट के ऊपर हाइट ऑफ द कर्व को शो करता है। वो हाइट ऑफ द कर्व क्या है? x की इस वैल्यू के लिए हाइट इतनी है, x की दूसरी वैल्यू के लिए हाइट इतनी है। तो ये आपके दोनों जो हैं ये ऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। इन ऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डॉट्स मैंने लगाए हैं ये सारा एरिया अगर आप मालूम कर लेंगे तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, इन दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी। यहां पर थी f of x shows the ordinate at x is equal to x। f of x जो है वो ऑर्डिनेट को शो करता है। यहां पर दो चीजें जो है वो नोट करनी है आपने इस केस में। एक तो ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स, नेमली म्यू एंड सिग्मा। जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं n और p, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं वो हैं म्यू एंड सिग्मा। म्यू
इज द पॉपुलेशन मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अवेलेबल हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। समटाइम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिखा जाता है नोट नंबर 2 में, इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन वी मे राइट x, ये आपके पास टिल्डा इसे बोलते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। पढ़ते से ऐसे हैं, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। दोबारा से देखें, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं बात को इस तरह से लिखूं, फर्ज करें ये चीज मैं ऐसे लिखता हूं, इसी चीज को बयान करने लगा हूं कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5 एंड वेरिएंस 36। तो यहां पर इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5 एंड वेरिएंस 36। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से बनाकर आ जाता है, और ये हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे मीन पड़ा होता है और दूसरे नंबर पे वेरिएंस पड़ा होता है। सो जब भी कभी बात होगी कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो मीन और सिग्मा स्क्वायर आप इधर से लोकेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर इस ब्रैकेट की शक्ल में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। सो ये चीज जो है, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन वी मे राइट दिस। तो दो पैरामीटर्स भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नोट करने हैं, और साथ में ये भी नोट करना है कि नोटेशन के अंदर अगर आपके पास आ जाता है कि कैसे मीन और वेरिएंस अगर दिया हुआ है उसको ब्रैकेट की शक्ल में शो कर दिया है, तो आपने कैसे करना है। अब हम चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ। अभी तक हमने जो काम किया है वो ये किया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां पर ये बताया, ये बेल शेप है कि जिस तरह से आपकी वो मंदिरों में जो बेल लगी होती है, अगर आपको नोट हो, तो ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन का ये फर्ज कर लें, ये इसका मिडल है, दिस इज द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर मिडल से इधर और मिडल से इधर वैल्यूज चलती हैं, और इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर ये वैल्यूज चलती हैं। ये चीज जो है, इसको अब हम आगे चलकर अब डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। उसको हम डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एग्जाम में आपको आ जाती है तो हाउ विल यू डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बात स्टार्ट की थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फिर मैंने आपको कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन की तरफ लेकर गया, और फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन लिखा। अब हम बात को वहीं पर लेकर आ रहा हूं जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी। जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स के इंक्रीज करने से हमारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जो आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते हैं, आपकी सक्सेसेस जो हैं ऑब्वियसली उसके अंदर सक्सेस की तादाद भी इंक्रीज होती जाती है, और आपकी कर्व जो है वो ज़्यादा स्मूथ फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तो लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के बनने से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक और कंडीशन जो इसके अंदर अप्लाई करनी है वो है 0.5 वाली, कि P की वैल्यू जो है वो 0.5 के क्लोज हो। तो उसके लिए आप देखें, आपको ये याद होना चाहिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तब बनती है जब P जो हो वो 0.5 के इक्वल हो। तो इसी तरह चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके दरमियान में एक मीन होता है, और दरमियान से इधर उधर जो है एरिया सेम इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ता है। तो यहां पर आपने बात जहन में रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि आप अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज तो ये है कि ये लिमिटिंग फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जब n को इंक्रीज कर दिया जाए और p जो हो दैट इज क्लोज टू 0.5। इसको हम डिटेल से देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि n जो है वो इनफाइनाइट होता जाए, बढ़ता चला जाए, एंड p इज क्लोज टू 0.5 और p की वैल्यू 0.5 के क्लोज हो जाए, सच दैट np इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड np इंटू 1 माइनस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि n और p को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आपका 5 से बड़ा निकले या 5 के इक्वल निकले, और अगर np और 1 माइनस p का मतलब q ही है, np q का ये आंसर जो है वो 5 से बड़ा निकले, तो तब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, यानी कि मेथोडोलॉजी हम उसमें नॉर्मल की यूज कर सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आमतौर पर n इज इक्वल टू 20 के लिए यूज की जाती है, यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स 20 तक हैं तो इट इज क्वाइट इजी टू यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो ही n की वैल्यू बढ़ती है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देती है। सो जब भी कोई क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो लेकिन उसमें आपके पास n की वैल्यू 20 से बढ़ जाए, 30 के नज़दीक हो जाए, 40 तक चली जाए, तो उस वक्त हम उस क्वेश्चन को नॉर्मल के तरीके से कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज तो ये ज़हन में रखनी है। दूसरी चीज जो इसकी डेफिनेशन में आपके पास है वो ये है, इट इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं बता के हटाऊं कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसको अगर दो हिस्सों में इसकी कर्व को डिवाइड करें तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाए, where most of the observed values clustered around a central peak, जहां पर ज्यादातर वैल्यूज जो हैं वो सेंट्रल के दरमियान आए। अब सेंटर के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास यूं समझ लें कि हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्यादातर हाइट्स जो हैं वो 5 फीट से 6 फीट के दरमियान होती हैं, 5 फीट से 6 फीट के दरमियान होती हैं मोस्टली लोगों की हाइट्स, और जहां पर बहुत कम लोग होते हैं जो कि 4 फीट से कम हो और जो 6.5 से ज्यादा हो। तो बहुत कम लोग जो हैं वो एवरेज से दूर फॉल करते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो एवरेज की तरफ आते हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज क्लस्टर्ड अराउंड द एवरेज, ज्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज हैं वो एवरेज की तरफ आती हैं। इसी तरह वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एजिस की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो नेचुरल फिनोमिना है, मोस्टली मेजरमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे मेजरमेंट एरर की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी क्या है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले प्रोसेसेस हैं जिसमें कि हमारा नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो है वो इवॉल्व होता है। तो ज्यादातर वैल्यूज जो इसकी वैल्यूज हैं वो क्लस्टर करती हैं मीन के अराउंड, एवरेज के अराउंड। इट इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्रल पीक। सेंट्रल पीक से मुराद ये है कि एक ही पॉइंट के ऊपर इसका पीक होता है, वो भी हम देखते हैं। फर्ज करें आपके पास ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला, इस तरह से। अब ज्यादातर ये है इसका पीक, इस पीक से जब मैं वैल्यूज को नीचे यहां तक लेकर जाता हूं तो आप देखें कि ये दो हिस्से जो हैं ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कि ये मोस्ट ऑफ दी वैल्यूज जो हैं वो सिमेट्रिक है। बहुत कम वैल्यूज जो हैं, थोड़ी वैल्यूज इधर होती हैं और थोड़ी ही वैल्यूज आपको इस साइड पे नजर आएंगी, मोस्ट ऑफ दी वैल्यूज इधर होंगी। और इसके बाद आप देखें, एंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर वैल्यूज फर्दर अवे फ्रॉम द मीन, दरमियान में ये मीन होता है, आप यूं समझ लें। और जो वैल्यूज इससे दूर जाती हैं, फर्ज करें एक वैल्यू यहां पर पड़ी हुई है मीन से एक इक्वल डिस्टेंस पे, यहां पर भी उतने ही डिस्टेंस पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहां पर आपके पास जो है वो कहता है टेपर ऑफ द इक्वली इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर। फर्ज कर लें मैं यहां पर ये वाली वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, तो जितनी प्रोबेबिलिटी यहां से यहां तक होगी, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया जो है वो ये होगा, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है अभी इस क्वेश्चन के अंदर या इसके अंदर कि जो वैल्यूज मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी उतने ही वैल्यूज जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज जो होंगी वो सेम होंगी। यही बात है, प्रोबेबिलिटीज फॉर द वैल्यूज फर्दर अवे फ्रॉम द मीन टेपर ऑफ इक्वली इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सेम होती हैं। इसको हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है कि जिसमें आपके पास एक सिंगल पीक के दरमियान हो, मोस्टली वैल्यूज क्लस्टर करती हैं उस पीक के राउंड अबाउट, और जब हम पीक से या मीन वैल्यू से
उधर जाना शुरू कर देते हैं तो इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मीन से और उस डिस्टेंस का जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सेम रहती हैं। सो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा पहला लेक्चर था। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से वाइंड अप कर रहा हूँ और दोबारा से इसका रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेंसिटी फंक्शन होता है। तीसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि उस डेंसिटी फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, जिन दो पैरामीटर्स को हम म्यू और सिग्मा कहते हैं। चौथी चीज ये याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें मोस्टली जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादातर सेंटर के राउंड अबाउट होती हैं और बहुत कम वैल्यूज जो हैं वो साइडों पे होती हैं। फिर एक लास्ट चीज़ जो याद रखनी है कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा दिया जाए इन्फिनेटली और p को 0.5 के नज़दीक रखा जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर के अंदर इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।